हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजय यादव इंडिया के नंबर 1 सब गेम चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक और नया टॉपिक संख्या पद्धति के पार्ट 2 लेकर आया हूं, जो मैं पिछले लेक्चर में पहले भाग 1 को बता दिया हूं। आप सभी देखे होंगे और आपको बहुत पसंद आया होगा। उसी के अच्छे रिस्पॉन्स देखते हुए हमने सेकेंड वीडियो को बनाने का एक मन में धारणा बनाया। ठीक है, आपको आज दिखाता हूँ आज नए पार्ट 2 में कि क्या क्या होते हैं। आज नए इसमें कारनामे देखेंगे और छोटे छोटे डिफिनीशन पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं पार्ट 2 कैसा होता है। आइए, हम पहला डाल दिए हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या पढ़ेंगे भाई साहब। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो पहले तो भाई परिमेय संख्या डालें तो उसको जानना जरूर कि कहते किसको हैं। तो परिमेय संख्या कहते हैं किसे? ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, आपको सबको पता होगा। इसमें कुछ शर्तें होती हैं, कुछ शर्त हैं। क्या शर्त है उसको देखेंगे। आइए हम लिखते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया। यदि आपको पसंद आए तो बताइए, क्या ऐसा लिखा नहीं जा सकता है? क्या लिख सकते हैं भाई? क्योंकि ऐसी संख्या जिसे p/q को p/q के रूप में क्या होता है? बाइक मतलब होता है बटा। ये बाइक अर्थ क्या होता है? बटा। ये ध्यान रखिए, बाइक मतलब क्या होता है? बटा मतलब अपन। इसको अंश कहेंगे, इसको हर कहेंगे। ठीक है, इसको अंश, इसको हर कहेंगे। ठीक है, अब आइए, शर्त क्या है भाई? शर्त है इसमें, स्पेशली शर्त है। देखिए क्या शर्त है। शर्त यह है कि परिमेय संख्या का हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। हर मतलब ये नीचे वाला। हर क्या मतलब? ये नीचे वाला कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य होगा तो उसे हम परिमेय कहेंगे ही नहीं। ठीक है, अब किताबों में ऐसा लिखा होता है q is not equal to 0। कितने बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि q is not equal to 0 का मतलब क्या होता है, क्या नहीं समझ पाते हैं। हमने बता दिया कि भैया इसके मतलब यह होता है कि परिमेय संख्या हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। उसका हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा ही मैंने दिखा दिया कि 3/5, 2/5, 9/4 डॉट डॉट हो सकते हैं। इस तरह सभी प्राकृतिक संख्या लिखेंगे या पूर्णांक संख्या ले लीजिए। जितने भी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या होती हैं उसे परिमेय संख्या कहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए कि 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, सब प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, और शून्य भी मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए ये कुछ नहीं, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या है? क्योंकि इसके बाटे में कुछ नहीं होते हुए भी हम एक मानते हैं। सब मानते हैं, कुछ नहीं तो एक। सब कहते हैं कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक, कुछ नहीं तो एक। इसीलिए ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कह देंगे। कब? जब वो ऐसे ऊपर अंश में लिखा होगा हर, उसका कुछ नहीं होगा, तभी कहेंगे। क्योंकि हर हम मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि यह इसका हर 1 है। ठीक है, इसीलिए हम कह देते हैं। कोई पूछ देता है तो बता दो भाई कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ है, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि आप शून्य लिखिए, पहले शून्य हमसे लिखवा दिए। ठीक है, जैसे वो भाई साहब शून्य लिखे तो हमने कहा देखिए, अब कहें भाई कैसे? तो हमने क्या बताया कि p/q के रूप में होना चाहिए। p/q, तो यही ने कहा है कि q is not equal to 0। ये 0 के बराबर है ही नहीं, 1 है। तो क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये बिल्कुल है। क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या होती है। स्टार बनाकर आप लिख सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ये पूछा जाता है शून्य एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, बताइएगा, शून्य एक परिमेय संख्या होती है। कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा अपरिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जो परिमेय ना हो। जो परिमेय नहीं होगा वही तो अपरिमेय होगा। और देखिए, अशब्दी से पता चल रहा है कि भाई इसका उल्टा, जो संख्या परिमेय नहीं होगी उसको अपरिमेय हम कहेंगे। कैसे कहेंगे? देखिए, मान लीजिए कि हमने परिमेय का बात यह कहा जाए कि ये p/q के रूप में होना चाहिए। तो p/q के रूप में है तो परिमेय है। ठीक है, शर्त भी दे दिया कि इसका हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें ये p/q के रूप में नहीं होना चाहिए। सीधे डिफिनेशन इसका हो जाएगा कि ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। उसका शर्त ये भी रहेगा जिससे q is not equal to 0 होगा। इसमें कुछ नहीं, कोई शर्त नहीं, यह अपरिमेय है। डिफिनेशन के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि जो संख्या परिमेय नहीं होगी उसे ही अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, ऐसा कह सकते हैं डिफिनेशन के रूप में। ठीक है, आइए हम लिख देते हैं। मैं बता रहा हूं कि अपरिमेय, जैसे मैंने कहा दिया √2, √3, √2, √5 कितने लोग कहते हैं? तो सारे हम अभी ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी रूट वैल्यू होती है वो परिमेय होती हैं।
लेकिन आप कहिएगा कैसे, तो कोई एग्जाम्पल कह देता है कि बताओ तब, क्या यह √9 अपरिमेय है? बिल्कुल नहीं है भाई, ये ध्यान रखिए, यह √9 बाहर निकल सकता है, बाहर जो निकल जाएगा रूट से वो कहां से अपरिमेय होगा, ठीक है। तो सारी रूट वैल्यू अपरिमेय होंगी, लेकिन शर्त है जो बाहर नहीं निकलेगी। देखिए ये बाहर नहीं निकल सकता, ये बाहर नहीं भगेगा, ये रूट से बाहर नहीं जाएगा। अब पाई है, देखिए पाई क्या है, पाई अपरिमेय है, लेकिन इसका मान 22/7 होता है। 22/7 परिमेय कह दिया जाता है। यह एक ऐसा मान है, ऐसा इसका प्रतीक है कि ऐसा प्रतीक है जिसका मान परिमेय होता है, लेकिन यह अपरिमेय है। ये इकलौता मान है, ठीक है। आपको बता दें जितने भी प्रतीक मान होती हैं, जैसे कि जी का मान, ठीक है, जितने भी प्रतीक वाले मान होते हैं, जी वाली मान, कैपिटल जी के मान, ये सारी मान क्या होती हैं, अपरिमेय के अंतर्गत ही आती हैं, सारी अपरिमेय के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिएगा, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हम बोल रहे हैं तो, ठीक है। देखिए रूट जितनी वैल्यू होती है वो सब अपरिमेय होती हैं। पाई एक ऐसा मान है जो परिमेय भी होता है, अपरिमेय होता है। कब? ये प्रतीक के सेंस में लिखा होगा तो अपरिमेय, और मान के सेंस में लिखा होगा 22/7 तो यह परिमेय हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन हम ऐसे आप बता दिए, वो जैसे पहले बताया था उसको आपने लिख लीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है उसको पढ़ते हैं। या परिमेय के बाद हम देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। पूर्ण वर्ग संख्या के बारे में जानेंगे। पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं भाई साहब? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें समान प्राकृतिक संख्या से गुणा कर दे तो क्या करें, समान प्राकृतिक संख्या से क्या कर दे, गुणा कर दे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होता है। देखिए पहला ए है, हमने एक ले लिया और उसी में एक उसी प्राकृतिक मतलब समान एक ही जैसे से मतलब यही से पुनः गुणा कर दिया तो पुनः पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गई। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि 3 एक प्राकृतिक संख्या ले लिया, उसी में एक और 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए हमें 3 का स्क्वायर मिला और 9, ये 9 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है। आते हैं पूर्ण घन संख्या पर। पूर्ण घन संख्या क्या है? ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसमें समान प्राकृतिक संख्या से 2 बार गुणा कर दे तो एक पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है, पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है, सॉरी। आइए देखते हैं, देखिए जैसे कि ए है, इसमें 2 बार गुणा करें इसी समान प्राकृतिक संख्या से, तो मान लीजिए ए है, ए में 2 बार गुणा कर दीजिए, एक ये 2 बार गुणा कर दिए तो ए का क्यूब मिल गया। तो हमने अंक के रूप में लिया है प्राकृतिक संख्या के रूप में कि ए 2 में 2 बार गुणा कर दिए, 1 2, तो 2 दूना का 4 दूना के 8, मतलब 2 का क्यूब यानी 8। ये क्या है? पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। ये पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या है। नेक्स्ट है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती का मतलब होता है कोई भी संख्या लीजिए उसके आगे आने वाली संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 8 है तो 8 के आगे आने वाली संख्या 9 होगी, वो अनुवर्ती होगी। उसके बाद एक और आता है पूर्ववर्ती, वो भी बता रहे हैं। आइए लिख दे रहे हैं, देखिए। आइए अनुवर्ती संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं आप सबको पता होगा, ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसकी प्रत्येक अगली संख्या अनुवर्ती संख्या होती है। कितनी अगली? केवल एक क्रम से आने वाली संख्या, जैसे कि 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, ये सब अगली संख्या होंगी। तो क्रम से आएगी अगली संख्या, वो अनुवर्ती हो जाएगी, ठीक है। जैसे लिख दिया हमने 9 + 10, मतलब 9 + 1 करेंगे कितना होगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 10। 9 का अगली संख्या 10 है, ठीक है। तो 10 क्या है? अगली संख्या होगी, ठीक है। हमने 10 + 1 कर दिया तो कितना? 11। 11 क्या है? अगली संख्या है, ठीक है। उसी तरह हमने पूर्ववर्ती संख्या लिखा। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? नामों से पता चल रहा है कि पहले की बातें कह रहा है। तो ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसकी प्रत्येक पिछली संख्या, मतलब जितनी कोई भी संख्या लीजिए, 8 7 6 कोई भी ले लीजिए, तो 8 से पहले कौन आ रही? पिछली 7 7, एकदम मतलब क्रम से, नहीं कि 2-4 देगा भाग जाइए, बस क्रम से एक स्टेप आइए। तो 7 9 है तो 9 में 1 पहले आएंगे तो मतलब 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 क्या है? पिछली संख्या या पूर्ववर्ती संख्या है। किसकी? 9 की। 9 की पूर्ववर्ती कौन है? 8 है, ठीक है। यहाँ पर 9 के अनुवर्ती कौन है? 10 है, ठीक है। दशमलव संख्या आइए हम देखते हैं। दशमलव संख्या में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। दशमलव संख्या ऐसी संख्या होती है, मान लीजिए कोई 2 प्राकृतिक संख्या ले लीजिए, उनमें एक डॉट बिंदु दे दीजिए, जैसे मैंने दे लिया, यह 2 प्राकृतिक संख्या हमने ले लिया, ठीक। इनमें एक डॉट बिंदु ले लिया तो यह डॉट बिंदु दशमलव संख्या बनेगी, ठीक है। यही दशमलव संख्या बन जाएगी भाई साहब, ध्यान रखिए। क्या है? ये डॉट बिंदु दशमलव संख्या बनेगी। कितने लोग कहते हैं कि 2 ही प्राकृतिक संख्या के बीच होगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। संख्याओं के पीछे ऑलरेडी दशमलव होता है। देखिए जैसे यहाँ पर 3 है, इसके पीछे ऑलरेडी दशमलव होता है। कुछ नहीं तो 0 लिख दीजिए, देखिए दशमलव दिख रहा है तो 3 ही, लेकिन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 4 है, 4 के पीछे दशमलव छिपा हुआ है, हम 0 लिख देंगे, कोई माने उसका महत्व नहीं। दशमलव के बाद का 0 का कोई महत्व नहीं होता है, आप लिखते चलिए, सैकड़ों 0 लिख दीजिए, उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आइए देखिए वास्तविक संख्या की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं जानेंगे। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होती हैं। क्या होती हैं? दोनों शामिल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, दोनों शामिल होती हैं।
ठीक है। जैसे एक झोला ले लीजिए, उसमें वास्तविक संख्या भी डाल दीजिए और एक झोला ले लीजिए, वास्तविक संख्या का झोला रहेगा, ठीक है। उसमें परिमेय संख्या भी डाल लीजिए और अपरिमेय संख्या डाल दीजिए और झोले को पीठ पर टांग लीजिए। वो क्या होगा, वो झोला वास्तविक संख्या कहलाएगा, क्योंकि उसमें परिमेय भी संख्या है और अपरिमेय भी संख्या है, ठीक है। दोनों जब शामिल होंगे तो वास्तविक संख्या बनती है। जैसे देख लीजिए, लिखा हूं 3/2, ये क्या है, ये 3/2 परिमेय संख्या है, ठीक है। यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है। शून्य अभी बताया भी हूं कि शून्य एक परिमेय संख्या होती है, तो शून्य परिमेय संख्या है, यह अपरिमेय संख्या है। देखिए नंबर लाइन आपको पता है, संख्या रेखा मैंने बताया था, शून्य 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 डॉट इनफाइनाइट तक, ये भी माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये नंबर लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन आपको पता है, नंबर लाइन, ये पूरी नंबर लाइन वास्तविक संख्या के अकॉर्डिंग रहती है। इसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे क्योंकि इसमें सारी वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी इसमें समाहित होती है, ठीक है। देखिए नंबर लाइन में किसको लेना चाहते हैं, ये √2 को लेना चाहते हैं। √2 का मान आपने क्या जानता है, 1.414 होता है, सबको पता है। देखिए 1.414 इसके अंदर लीजिए, ये 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, तो इसके बीच में आएगी, इसके बीच में आएगी। तो संख्या रेखा है जो ये नंबर लाइन है, संख्या रेखा भी आज पूरी वास्तविक संख्या के अकॉर्डिंग चलती है। इसमें सब वास्तविक संख्या मिल जाएंगी संख्या रेखा पर, ठीक है। आइए हम काल्पनिक संख्या की बात करते हैं। काल्पनिक संख्या कैसे करते हैं, वैसी संख्या जिसकी कल्पना की जाए। मैंने मान लिया, मैंने यहाँ पे एक लाइन नहीं खींचा, मैंने मान लिया कि 2 सेंटीमीटर का लाइन है, ये कल्पना किया है। मान लिया कि 2 सेंटीमीटर का लाइन है, लाइन खींचा नहीं है, मान लिया कि 2 ही सेंटीमीटर का लाइन है, कल्पना किया। तो जब आप कल्पना कर लेंगे तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो हमने देख लिया 2 सेंटीमीटर का लाइन खींच दिया है, आप इसको नाम नहीं लिख रहे हैं, कह दिए 2 सेंटीमीटर का लाइन, हमने मान लिया। अब नापेंगे तो 2 सेंटीमीटर नहीं है, अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन हमने मान लिया है, कल्पना किया है, ठीक है। जैसे देख लीजिए 3i 5i और √-2। देखिए रूट में माइनस नहीं होता है, उसको हटाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। देखिए मान लीजिए रूट में कभी भी आप ऋणात्मक मान नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे ऋणात्मक मान को हटाएंगे तो आप इसके जगह i लिखते हैं, इसको हटाते ही, ऋणात्मक को हटाते ही i को इंक्लूड कर लेते हैं, i लिखते हैं, ठीक है। इस तरह देखिए हमने 3i 5i और इसको रूट में, तो आप ये सब क्या कल्पना किया गया है, काल्पनिक नंबर, कल्पना करेंगे तो काल्पनिक नंबर होगा, ठीक है। कोई भी चीज की कल्पना कर लेंगे अपने मन से तो काल्पनिक नंबर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट है मिश्रित संख्या, ठीक है। मिश्रित संख्या कैसे कहते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए, एक ही मिला दिया जाए। देखिए वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला दिया जाए तो मिश्रित संख्या बनती है। जैसे मान लीजिए कि हमने वास्तविक संख्या लिख दिया या काल्पनिक संख्या लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को क्या कहते हैं, मिला दिया गया, ठीक है। कैसे रूप में, गुणा करके मिलाइए, चाहे जोड़ के मिलाइए, घटा के मिलाइए, किसी भी रूप में मिलाइए, मिलाने के तरीके सबके पास अलग अलग होते हैं। आप जब उसको मिला देंगे तो मिश्रित संख्या होगी। किसी भी चीज को जब एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के साथ क्या करेंगे, वो भी घुली हुई मात्रा लीजिएगा और एक ही में डाल दीजिएगा, यदि मिल जाएगा तो आप उसको मिश्रित मान कहेंगे, यानी वो जो द्रव्य प्राप्त होगा वो मिश्रित द्रव्य होगा। ऐसे वो संख्या को ही लागू होता है कि जब दो संख्याओं को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रित संख्या बनती है, ठीक है। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।